हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने चले हैं क्लास 8 की हिंदी लिटरेचर। तो देखिए बच्चों, आज हम 4th चैप्टर की रीडिंग करेंगे और इसका नाम है कर्मफल के भोक्ता। तो चलिए शुरू करते हैं, रीडिंग करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। उस दिन प्रीमियर साहब एक दूरस्थ जिले का दौरा करने निकले थे। साथ में वह भी थे। उनके सर्किट हाउस में भारी भीड़ स्वागत सत्कार तेज बारिश के झोंके की तरह आया और चला गया। दोपहर में उन्होंने उसे अचानक बुलाकर कहा, तुम्हें एक जगह मेरे साथ चुपचाप चलना है, तैयार हो जाओ। अचानक कही गई इस बात ने उसे ना तो हतप्रभ किया और न आश्चर्यचकित। सबसे अंतरिम सरकार बनी थी। इस तरह के दौरे नित्य के कार्यक्रम में शामिल हो गए थे। फरवरी 1937 के चुनाव के बाद अंतरिम सरकारें 11 प्रांतों में बनी थी, किंतु संयुक्त प्रांत की बात कुछ और ही थी। यहाँ तो जबरदस्त भूचाल आ गया था। व्यवस्था परिवर्तित व परिशोधित होने लगी थी। यद्यपि देश ने अभी आज़ादी नहीं पाई थी, पर विश्वास जमने लगा था कि आज़ादी मिलकर रहेगी। भले ही उसे पेट और परिवार के कारण क्लर्की करनी पड़ रही थी, परंतु देश के लिए जज्बात कम न थे। उसे अभी याद है वह घटना जब उसे उसके डिप्टी सेक्रेटरी ने बुलाया था। सामने जाते ही डिप्टी सेक्रेटरी बोले थे, अपने प्रीमियम तपे तपाए गांधी जी के खरे शिष्य हैं। ये वाक्य बच्चों ध्यान से समझिए। अपने प्रीमियम तपे तपाए गांधी जी के खरे शिष्य हैं, इसमें क्या शक है साहब? उसका उत्तर भावों से सना था। 5 महीनों में वे 6 पीए बदल चुके हैं, परंतु उन्हें मनपसंद पीए नहीं मिल रहा है। उनका कहना है, ईमानदारी, मेहनती और देश के प्रति पूर्ण भाव रखने वाला पीए अगर मिल जाए तो वे बहुत सहज हो जाएं। मैंने जब तुम्हारी विचारणा से उन्हें अवगत कराया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। डिप्टी सेक्रेटरी के इस शब्दों से आज के इस क्षण तक वह उनका व्यक्तिगत सहकारी था। क्या सोचने लगे मोहन? उसे कार में बैठाते हुए प्रीमियम साहब ड्राइवर से बोले, तहसीलदार के दफ्तर चलो। 4 शब्दों के इस समूह ने उसे थोड़ा चौंकाया। न कलेक्टर को खबर, न एसडीओ को, तहसीलदार को भी कुछ नहीं मालूम। स्वयं उसे भी न मालूम था। थोड़ी ही देर में तहसील के द्वार पर उनकी गाड़ी रुकी तो हड़कंप मच गया। प्रीमियम स्वयं आए हैं। सुनते ही तहसील का सारा अमला घबरा गया। तहसीलदार बदहवास भागे हुए आए। स्वागत करने के भाव में बदहवासी में पता नहीं क्या क्या बके जा रहे थे। उनकी वाक्य श्रृंखला को अनसुना करते हुए उन्होंने बताया कि वे उनके दफ्तर का मुआयना करेंगे। अब तो तहसीलदार का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसे भी हैरानी कम नहीं थी। आखिर प्रीमियम महोदय देखना क्या चाहते हैं और यह तहसीलदार क्या नर्वस क्यों है? तहसील के अमले के चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? तभी उन्होंने कुर्ते की जेब से एक टुकड़ा मुड़ा कागज निकाला और फाइलों के नंबर नोट कराने लगे। तकरीबन 50-55 फाइलें लाने का हुक्म सुना दिया। अब तो तहसीलदार, पेशकार, नाजिर, वासिल, वाकी, नवीस सभी के चेहरे पर लगा कि गहरी स्याही पुत गई। टूटते लड़खड़ाते शब्दों में तहसीलदार बोला, आप विश्राम गृह पधारे, मैं फाइलें ढूंढवा कर लाता हूँ। ढूंढने में समय लगेगा। पेशियों को जनता बैठी है, आप बेकार परेशान होंगे। मगर प्रीमियम साहब भी विचित्र बोले, आप ढूंढिए, तब तक मैं यहीं बैठता हूँ। अब तक काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। थोड़ी देर में कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर वगैरह भी भागे भागे आए। सारी बात सुनाकर उनसे कहा, आप सब अपने अपने दफ्तर जाएं, ज़रूरत होने पर बुलवा लूँगा। मगर किसी ने हिलने का नाम नहीं लिया। शाम 4 बजे तक थोड़ी सी फाइलें आईं, जिन्हें लेकर उपस्थित अफसरों की ओर कड़क कर बोले, 1 घंटे में शेष
फाइलें पहुंच जानी चाहिए। विश्राम गृह में शाम तक कुछ फाइलें और पहुंची। प्रीमियम साहब ने बाहर कहलवा दिया कि सिवा कलेक्टर के और कोई अंदर न आए। अंग्रेज कलेक्टर के साथ बैठकर फाइलों की शल्य क्रिया संपन्न होती रही। कैसे किसी की जमीन औरों को दे दी जाती है, किस तरह सैकड़ों एकड़ जमीन नौकरों, कुत्तों और बिल्लियों के नाम कराकर सीलिंग कानून से बचा जाता है। किसी ने कर्ज लिया ही नहीं मगर वसूली में उनकी जायदाद जब्त, जमींदारों के नए नए कारनामे आदि अनेक बातें तरह तरह से अपना रहस्य उजागर करती रहीं। अंग्रेज कलेक्टर भी इस घटनाक्रम से भौचक्का था। रात के 1 बजे यह करिश्मा चलता रहा जिसके परिणाम से भ्रष्टता, अन्याय और नियमों का उल्लंघन अपने चरम रूप में उजागर हुआ। प्रीमियम साहब गुस्से में ओंठ काटते हुए पीए से बोले, देखा मोहन, लोग कहते हैं अंग्रेजों ने भारत को तबाह किया, पर नहीं, इस तबाही के जिम्मेदार अंग्रेजों से ज़्यादा भारतीय स्वयं हैं। चलो, अंग्रेजों के लिए तो यह देश पराया देश है, पर जिनका अपना देश है उनके कर्तव्य तो इस कदर घिनौने हैं कि घिनौनापन भी उन्हें देखकर मुंह बिचका ले। कार्य विराम के बाद उनकी नींद लगी ही थी, तभी द्वार खटका। कमीज पहनकर बाहर निकले पर देखा कि हिंदुस्तानी तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर इशारे से बुला रहे हैं। पास जाने पर एक कोने की ओर ले जाकर बोले, देखो, हम तुम दोनों कर्मचारी हैं, एक बिरादरी के आदमी हैं। यह प्रीमियम साहब तो आज हैं कल नहीं। कहते हुए चमड़े का एक बैग थमाया, फिर आंखों में आंखें डालकर बोले, कम हो तो वह भी पूरा कर देंगे, पर सारी फाइलें आ जानी चाहिए। सुनकर वह एक बारगी सिहर गया। एक और महात्मा गांधी की इतनी ऊंची कल्पनाएं, उन कल्पनाओं के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले प्रीमियम साहब जैसे आदमी, दूसरी ओर लगा कि पिशाचों की पूरी सेना खड़ी है। सामने का धुंधलका आंखों में सामने लगा था। हाथ में बैग छूट गया और वह पीछे मुड़कर चल पड़ा। मुझसे यह ना होगा, उसके द्वारा कहे गए ये शब्द वातावरण को स्पंदित करते रहे। राजधानी लौटने पर कार्यवाही के परिणाम स्वरूप तहसीलदार सस्पेंड हुए। सारे स्टाफ का तबादला हुआ। इसी बीच अंतरिम सरकारें भंग हो गई। प्रीमियम साहब असहयोग आंदोलन में जेल चले गए। वह पुनः पीए की जगह सामान्य क्लर्क बन गया। इस बीच तहसील वाली घटना वह भूल चुका था, लेकिन एक दिन वही तहसीलदार अपने पूरे रौब में उनके सामने आकर बोला, मिस्टर मोहनलाल, मुझे पहचाना, मैं वही तहसीलदार हूँ जिसे आपके प्रीमियम साहब ने सस्पेंड किया था। लेकिन मेरा क्या बिगाड़ पाए? जांच होने पर मुझे इतने सालों की तनख्वाह मिली और साथ में प्रमोशन। अब ठाठ से डिप्टी कलेक्टरी का कर रहा हूँ। हो सकता है कि कल सचिवालय आकर तुम्हारा अफसर बन जाऊँ और तुम्हारे प्रीमियम साहब जेल में पड़े। उनका सिर सुनकर उसका सिर चकरा गया। यही है भगवान की कर्म व्यवस्था। अपराधी आनंद लूटे और नीतिपूर्ण जीवन जीने वाला कष्ट उठाए। तब कर्म फल का सिद्धांत प्रश्न दीवारों से टकराकर उसके पास लौट आया। दिन, महीने, साल के बहते काल प्रवाह में बहुत कुछ बदल गया। देश से अंग्रेजों का शासन उठ गया। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव हुए। अब की बार प्रीमियम साहब कभी के संयुक्त प्रांत और अब उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। संयोग से पुनः वह उनका व्यक्तिगत सहकारी था। तभी एक दिन डिप्टी कलेक्टर साहब के बीमार होने की खबर सुनने में आई। उनसे मिलने वह अस्पताल में गया। लकवा मार जाने के कारण उनका बायां अंग पूर्ण निष्क्रिय था। बोलने में भी वे पूरी तरह असमर्थ थे। उसे देखते ही उनकी आंखें बरस पड़ी। मुंह से गें गें की आवाज़ आने लगी। उसने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। उन्होंने पास खड़े व्यक्ति को कागज कलम लाने का इशारा किया। फिर सिरहाने की ओर रखे हुए तकिए पर झुककर वे कुछ लिखने लगे। लिखकर कागज उसके हाथ में थमा दिया और फैल गए। वह कागज पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, तुम ठीक थे मोहन। मेरे जीवन के सारे अपराध आज मेरे मन में किस कदर तूफान मचाए हैं, शायद ही कोई अनुमान कर पाए। परिवार बर्बाद हो चुका है। लड़के आवारा और निकम्मे निकल गए। हो सके तो भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना। काश मुझे
यह सब पहले समझ में आ जाता। कागज पढ़कर उनके चेहरे की ओर देखा, पीड़ा और बेचैनी गहराई थी। आंखों से लुढ़कते अश्रु बिंदु गालों को भिगो रहे थे। सांत्वना भरे शब्दों के अलावा और क्या था उनके पास। अगले दिन कार्यालय में मुख्यमंत्री महोदय को सारी घटना कह सुनाई। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने एक क्षण उसकी ओर देखा, फिर उनकी मूंछों से मुस्कान की पतली पतली अनेक किरणें चमकी। अगले क्षण उन सबने गंभीरता का रूप ले लिया। वे कह रहे थे, विचार जगत में दुष्कर्म का भाव उठते ही उद्विग्नता छाने लगती है, किंतु इसे अनदेखा कर देता है मनुष्य। दुष्कर्म करते समय भय, आशंका व अनिश्चय भरी आकुलता घेरे रहती है, पर अपने उन्माद में वह इसकी ओर भी ध्यान नहीं देता। दुष्कर्म होने पर स्वयं को वह सतत असुरक्षित महसूस करता है। स्वयं उसका मन उसके लिए कालदंडधारी यमराज हो जाता है और उसके भरपूर प्रहारों का सिलसिला उसके जीवन को बिखेरे बिना नहीं रहता। श्रृंखला लंबी होने के कारण भले देर में समझ में आए, पर क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित है। अच्छे बुरे भावों के अनुसार कार्य का परिणाम मिले बिना नहीं रहता। यह सुनिश्चित जान लेना उसका समाधान हो चुका था। तो बच्चों, आज रीडिंग हमने की और आज का होमवर्क है वर्ड मीनिंग आपको फेयर कॉपी में करना है और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर और बुक फिल करवाएंगे।